आप अपने परिवार एग्जाम्पल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 20 दिन का आज 17 हो गई, मतलब 18 आज से लगभग 20 दिन है आपके। 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्जाम होना है, तो उसके लिए स्पेशल कुछ ये हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप जो परेशान होते हैं कि हिंदी कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, उस परेशानी से आप थोड़ा सा बाहर हो जाए। देखिए, इतनी हार्ड नहीं आती है। यदि थोड़ा सा समाज शास्त्र में भी हम लोग दिमाग लगाते हैं तो उसे भी करना, मतलब जो पेडागोगी होता है इसे करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरी तरफ जो बाकी व्याकरण वाली हिंदी होती है वो तो बहुत ही सरल होती है, बच्चों वाली एकदम। उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं, बहुत ही सरल। थोड़ा सा यदि आपको नहीं भी आती है ना चीज़ें, तो आप ऑप्शन का सहारा लेके ऑप्शन को काट पीट के आंसर को सही लगा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी आपको व्यवहारिक ज्ञान होगा हिंदी का, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आज आप करोगे कुछ क्वेश्चंस को, तो जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज और मिलेगी। चलिए बेटे, लगा दीजिए क्वेश्चन आज के। पहले एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ दोनों एक साथ लगना, ठीक है। चलिए, एक पैराग्राफ आ रहा है आप सभी के सामने। उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर उसके आंसर्स देने हैं। पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको उनका आंसर करना है। उसके साथ जो क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा। एक क्या, एक से ज्यादा पैराग्राफ भी मिल सकते हैं, कविता वाला पैराग्राफ भी मिलेगा। भाई क्या किया, तो बड़ा मुश्किल है देखना। जैसे लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी, बेटा नहीं, ये तो नीचे तो गलत कर लगा दिया आपने, दूसरा लगा दिया, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। नीचे वाला अलग होगा, अभी इसका लगा रहा हूं। नीचे वाला थोड़ा सा गलत हो गया है, नीचे वाला गलत हो गया है, वो लगाया जा रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। ये नीचे कविता का गद्यांश, मतलब कविता का पद्यांश लग गया है, जबकि गद्यांश लगना चाहिए था। एक सेकंड लग जाइए बस। आप में से कोई है सीटेट का, या मैं ही 6 बजे उठ के ऐसे ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है कोई तो ठीक है। अब है आपके सामने है, ये गद्यांश है, मतलब आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा होगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने होंगे। अब स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके शुभारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, जो हम अपने घर से उद्योग चलाते हैं। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं, और भी होगा इसका तीसरा पार्ट। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का, हाँ ये वाला लगा दीजिए, और अपने सीमित साधनों का चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कम है ज्यादा हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप हैं, क्या आपकी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। चलिए, तो ये जो गद्यांश है ये लघु उद्योगों की उपयोगिता के बारे में। लघु उद्योग जिन्हें हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं।
अब कई तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आप अभी सीख पाओगे, थोड़ा बहुत आपको बहुत ज्यादा इससे मदद मिल पाएगी। 20 दिन में भी आप देखना, उनसे फिर से पढ़ लीजिए एक बार। आगे क्या कहा गया है? इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। मशीन ज्यादा आती हैं तो जहां पर इंसान काम कर सकता है वहां पर मशीनें करने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ जाती है। यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। अब क्या आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चन है। इन्हें हटा के क्वेश्चन है। हाँ चलिए, आपने अच्छे से पढ़ा कि जो लघु उद्योग है वे घर में स्टार्ट किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी। भारत में जो लोगों में इतनी असमानताएं, जिन्हें आप विषमता कहते हो, विषमताएं कम हो जाएंगी और मजदूर किसान वर्ग को अपने घर के पास ही रोजगार दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार के धंधों की बात की गई है, उद्योग धंधे या कुटीर धंधों की। चलिए क्वेश्चन बताइए पहला। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, अर्थात किन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है? तो लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लघु उद्योग वह उद्योग होते जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों की अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण या मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। तो कार्य में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग मशीनीकरण का तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उद्योगों में या फैक्ट्री में मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 93, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? गांधी जी की यह धारणा थी कि लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लघु उद्योग चलाने से उन्हें क्या होगा कि वो लोग स्वावलंबी बन सकेंगे, वो लोग खुद पर निर्भर हो सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। क्लियर है? लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 94, 94 कहता है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, मशीनों की उपलब्धता कम है, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में। तो भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, विषमता का मतलब होता है असमानता। इसका विपरीत अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? तो
तो विषमता का विलोम क्या होगा? समानता। समानता क्या होता है? इक्वलिटी, बराबर, और उसका उल्टा क्या होता है? विषमता या असमानता। तो पांचवे का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, समृद्ध का क्या भाव है? समृद्ध का क्या भाव है? समृद्ध, धनी, तो समृद्ध का भाव है धनी होने का, समर्थ होने का, रोजगार पाने का, या खुशहाल होने का। तो देखिए, सुख समृद्ध से खुशहाल होने का भाव निकलता है। आप सुखी समृद्ध हैं, अर्थात आप खुशहाल हैं, अर्थात आप खुशहाल हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आ जाता है, अल्पता। अल्प, अल्प का माने होता है कम। आपसे पूछा है अल्पता शब्द कैसा शब्द है? अल्पता शब्द कैसा शब्द है? तो अल्पता जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। जब किसी चीज की कमी हो जाती है कि कोई चीज अल्प हो गई तो क्या हो गई? तत्सम। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98। आपसे कहा गया है कि एक जो शब्द युग्म है वो बिल्कुल भिन्न है दूसरे से। अगली बार तो दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, ए, सी और डी तीनों एक दूसरे के विलोम है, लेकिन भारी भरकम ये विलोम शब्द ना होके ये तो समानार्थी शब्द जैसा है। तो बिल्कुल बी वाला क्या है? ऑप्शन एकदम अलग है। क्वेश्चन नंबर 99, गद्यांश के अनुश्रय प्रश्रय देने का भाव क्या है? प्रश्रय का मतलब होता है संरक्षण देना, जैसे आश्रय होता है ना, आश्रय देना। इसी तरह क्या शब्द होता है? प्रश्रय देना। प्रश्रय का मतलब होता है लघु उद्योगों को संरक्षण देना या लघु उद्योगों को प्रश्रय देना। ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला गद्यांश आ जाता है, हवा चले अनुकूल तो नावें नोस किए भी खेलेते हैं। कि जब हमारी परिस्थिति हमारे साथ होती है, जब सिचुएशन हमारे पक्ष में होती है, तो जो नौसिखिए होते हैं या नए सीखे हुए लोग होते हैं वो भी नाव खेल लेते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। कि आसान से डगर हो तो कोई भी बैसाखी के सहारे भी चल सकता है। मिट जाते जो द्वीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। कि ऐसे लोग जो खुद अपने आप को मिटाकर लोगों की जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। कि अर्थात यदि परिस्थिति उनके विरोध में भी होती है तो भी वो परिस्थिति को अपने पक्ष में मेहनत से कर लेते हैं। फैला करके हाथ किसी के सम्मान झुकना आसान है। कि आप किसी के सामने झुक जाओ, हाथ फैला लो, वो आसान है। बहती नदियां से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। कि एक मतलब आसान सी परिस्थितियों में यदि आप आसान सा काम करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। नित्य खोदकर नए कुएं से जो सबकी प्यास बुझाते हैं वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। एक एक लाइन का मतलब क्या है? मोटिवेशन से भरी कविता है कि नित्य खोदकर नए कुएं से जो सबकी प्यास बुझाते हैं वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। अब आपने इसका अच्छे से पढ़ लिया, कुछ कुछ अर्थ आपको समझ में आया, तो इसका मतलब ये जो संघर्षशील व्यक्ति होता है उसकी कहानी बता रखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो क्या करते हैं? सरल मार्ग पर चलते हैं, दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं। या थोड़ा सा ऊपर करना बेटी, अच्छे से पढ़ो क्या लिख रहा है उधर। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। बिल्कुल सही। तो 115 का जो आंसर है, यदि आप मोटे तौर पर देखोगे, कवि उन लोगों को नमन कर रहा है जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या करते हैं? चिराग जलाते हैं, लौटी गई बहारों को लौटा लाते हैं, गई बहारों को लौटा लाते हैं, अर्थात जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, कवि उन्हें नमन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116, कविता में बैसाखी। तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति थोड़ा सा विकलांग होते हैं तो वो कभी कभी बैसाखी, तो बैसाखी एक सहारा होती है, तो बैसाखी का भाव क्या है यहाँ पर? सहारा। बैसाखी का भाव क्या है? सहारा। 117, पानी पी प्यास बुझाना। आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो पे है, पानी पी प्यास बुझाना, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चा। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलनभ थल में, इसी तरह चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पप्पू पकड़े पके पेड़ को, पप्पू पकड़े पका पपीता। इस तरह के जो होते हैं जिसमें पे या कोई छे इस तरह के रिपीट हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कामों से सबका हित करते हैं, जो अपने कार्य से सबका हित करते हैं, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कामों से सबका हित करते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर अगला, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। उन लोगों का जीवन आसान नहीं है, उन लोगों का जीवन आसान नहीं है। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। 119 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 119 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120, नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया वह व्यक्ति होता है जिसने कुछ चीज अभी नई नई सीखी होती है। तो आंसर क्या हो जाता है? नया सीखने वाला। अब बाकी लगा दीजिए। नया सीखने वाला। नए सीखने वाले को क्या कहते हैं? नए सीखने वाले को नौसिखिया कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर। यहां तक इसी तरह के आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, जिन्हें आप खटाक से कर देना, बहुत ही आसान से होंगे, पढ़ के अच्छे से। अब आ जाता है मोटे तौर पर आपका जो हिंदी का ये शिक्षा शास्त्र है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र है ना, इसमें शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट डिपेंड कर, ये डील करता है कि आपको हिंदी भाषा को कैसे पढ़ाना है। अर्थात यदि आप बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या रोल होना चाहिए, बच्चे की मनोवैज्ञानिकता को देखते हुए उसके आधार पर आप किन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े इसको जवाब दो, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मतलब अपने अपने रूल्स बताएं, जैसे पियाजे और भी बहुत सारे हैं। तो शिक्षा शास्त्र में मोटे मोटे तौर पर बात यही आती है कि हिंदी भाषा को कैसे पढ़ाया जाए। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 100 क्या क्या रखा है कि पूरी पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा का मतलब क्या होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कब टेस्ट लेना है, पूरा जो आप एक प्लानिंग बनाते हो। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूरी पाठ्य चर्चा में आकलन निर्माण में, मूल्य निर्धारण में, ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में। इसका आंसर क्या हो सकता है?
इसका आंसर क्या हो सकता है? पूरी पाठ्य चर्चा में मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मूल्य निर्धारण होगा कि पूरी भाषा में मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्धारण में क्वेश्चन नंबर 101, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरीके से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई, ये जहां पे लगा हुआ है वहां पे भाषाई आएगा, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, सर्वाधिक अंक प्राप्त। तो आप एक भाषाई शिक्षक है, तो आपका जो मकसद होगा वो ये होगा कि बच्चों की जो भाषाई क्षमता है आप उसका विकास करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ना कि सिर्फ किताब को रटा दें। आपका मकसद होना चाहिए तरह तरह की चीजों को अपनाकर आप उनके अंदर लैंग्वेज का जो ज्ञान है उसे ज्यादा डेवलप करें। क्वेश्चन नंबर 102, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे? जब भी कोई व्यक्ति अपनी बोली में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए उसकी भाषा को समझने की कोशिश करोगे। जब तक आप उसकी भाषा को समझोगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाओगे कि रोहित आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले ना तो आप उसे अनदेखा करोगे, ना आप दूसरे बच्चों को कहोगे कि आप भी सीखो, और ना ही आप उसे डांटोगे। आप उसकी चीजों को सीखने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा सामने वाला व्यक्ति कौन से विचार आप तक पहुंचाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 130, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल? अब इसमें समझने वाली बात है, आप पढ़ना सीखना चाह रहे हो तो पढ़ने के लिए कई सारे होते हैं, जैसे एक आपका श्रवण कौशल होता है कि सुनने की क्षमता कैसी है आपकी, आप किस तरीके से वर्णमाला को सही से कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है, आपसे ये बात कही गई है। भाषा की संरचना की समझ ये थोड़ी सी अनिवार्य है, किसकी संरचना कैसे हुई है। वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल या भावनात्मक संबंध, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? थोड़ा सोच के बताइए। भाषा की संरचना की समझ अनिवार्य नहीं है, या भावनात्मक संबंध अनिवार्य नहीं है, वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं है, या अनुमान लगाने का कौशल पढ़ना सीखने के लिए? बताइए। इसमें अनुमान लगाने से क्या संबंध है? अनुमान लगाने से क्या संबंध है? अनुमान का तो कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा यहां पर 103 के डी में। अनुमान लगाना क्या उपकौशल होगा? पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला आनी चाहिए, आपका भाषा से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भावनात्मक होना चाहिए, आप उसे सीखना चाह रहे हैं, या भाषा की संरचना की समझ होनी चाहिए। अनुमान से क्या मतलब है? अगला जाता है 104, द्विभाषिक बच्चे, जो दो भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि चिंतन में विस्तृत आएगा। क्यों आएगा? कि जो बच्चा द्विभाषी होता है उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी विस्तृत या थोड़ी सी वृहत हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो एक क्लियर तो होगी। विस्तृत किसमें? विस्तृत ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल सीधा सही हो गया कि द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास
सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो यदि आपको लिपि से परिचय नहीं होगा, भाई लिपि से परिचय होगा तभी तो आप वर्णमाला सीख पाओगे। हर एक लिपि की अपनी अलग वर्णमाला होती है, उसी के हिसाब से 12 खड़ी। तो एक बात क्लियर है कि यदि आपका लिपि से परिचय नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन व्यक्ति अग्रणी है? तो जो वाइगोत्स्की करके एक मनोवैज्ञानिक है, ये इस भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। क्या नाम है इनका? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की नाम के जो व्यक्ति हैं, ये सारे के सारे हालांकि मनोवैज्ञानिक है, लेकिन भाषा और विचार के संबंध में कौन है? वाइगोत्स्की। आगे आ जाता है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वे सिद्धांत के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रिय था। तो भैया वो कोई अवरोध नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि यदि आप मल्टीपल लैंग्वेज बोलेंगे तो उन्हें समझने में सिद्धार्थ को परेशानी हो। आप एक भाषा का प्रयोग करोगे तो सिद्धार्थ, बस बेटा, तो सिद्धार्थ उन्हें आसानी से सीख पाएगा, जिससे कि उसका विकास, भाषाई विकास संभव हो सकेगा। तो वो किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, इसलिए। तो देखिए, जो भी ये शिक्षा शास्त्र होगा इसमें भी आप 90% क्वेश्चन बना सकते हो यदि आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी। और बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। खाना खाने के बाद भी मुंह चलाना पड़ता है, जिससे कि खाना अच्छे से टुकड़े टुकड़े टूटकर अंदर जाकर पेट में पच जाए। हर एक चीज में आपको संघर्ष लिखा है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को ही रखते हैं। आप सभी साथी आए, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।